हाँ जी बच्चा पार्टी। तो जो वेक्टर हम लोग कर रहे हैं सीरियल से, उसमें कल किया था वेक्टर से रिलेटेड, जो हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स कर रहे थे। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ वेक्टर किया। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में जो तीन चीजें बताई गई, पहले वेक्टर बनाओगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, और फिर एंगल कैसे निकालोगे वो। और अब हम लोग इसमें शुरू करेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, a person in a wheelchair is moving up a ramp at constant speed. Their total weight is 900 Newton. The ramp makes an angle 37 with the horizontal. Calculate the component of its weight parallel and perpendicular to the ramp. मतलब अभी हमें सिर्फ इजी क्वेश्चन से धीमे धीमे टफ की तरफ जाना है, तो इसको पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, नहीं आए तो आगे देखो। अब जैसे यहाँ पे ये बोला गया है कि एक आदमी है जो चेयर पर बैठकर ऊपर जा रहा है और कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। उसका जो वेट है, यानी जो इसका वेट काम करेगा सीधा अर्थ के अकॉर्डिंग 900 न्यूटन ग्रेव अर्थ के सेंटर की तरफ काम करेगा। ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका जो टोटल है वो 900 न्यूटन है, इंक्लाइनेशन 37 है। तो हमें ये बताना है कि इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होंगे। आगे इन सब चीजों का यूज बहुत होगा। अब जैसे ये मेरा इंक्लाइंड प्लेन है, तो ये एक्स एक्सिस अगर मैं यहाँ पे मान लूं और इस जगह पे वाई एक्सिस मान लूं, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया और ये एक्स हो गया। आगे फिजिक्स में जब पढ़ोगे तो जब भी कोई इंक्लाइंड प्लेन आएगा, इसी टाइप से अपनी एक्स वाई एक्सिस को चेंज कर दो, क्योंकि एक्स का मतलब हमेशा हॉरिजॉन्टल नहीं है। बस ये शर्त है एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, मैं इसके कंपोनेंट निकालना चाह रहा हूँ एक्स और वाई में, तो मैंने क्या किया, एक लाइन यहाँ पे खींच दी और दूसरी लाइन को मैंने यहाँ पे खींच दिया। ये देखो वाई के एक्स के अलोंग बात कर रहा है और ये वाई के अलोंग बात कर रहा है। अब सोचो ये एंगल 37 है, तो ये तो 90 है, सॉरी, यहाँ पे ये 37 एंगल है। तो जब ये ग्राउंड की तरफ जाएगा तो ये एंगल 90 होगा। यहाँ पर एंगल कितना बचेगा, ये वाला। अगर मैं इस एंगल को निकालूं तो दोनों में देखो 90 में 37 अगर ऐड करो तो 127 आएगा। और 127 में मैं कितना ऐड करूं कि टोटल सम 180 हो जाए, क्योंकि एक ट्राइंगल का जो टोटल सम होता है वो 180 होता है। तो 127 में अगर मैं 53 ऐड कर दूं तो ये पूरा एंगल 180 बन जाएगा। सोचो, यहां से जो मैंने ये वाई एक्सिस के अलोंग लाइन खींची है, ये तो प्लेन के साथ 90 एंगल पर ही होगी। इंक्लाइन यानी यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एंगल 90 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको एक बार यहाँ देख लो, जब ये तुम्हारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से अगर मैं लाइन खींचूंगा तो प्लेन के साथ तो ये एंगल 90 होगा ही ना। तो अब ये प्लेन के साथ एंगल है 90, यानी यहाँ पर ये वाला जो एंगल है वो तुम्हारा पूरा एंगल जो वैल्यू है वो 90 है। उसी 90 के बीच में ये वेट का कंपोनेंट निकला हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो हम लोगों ने 53 निकाला हुआ है अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये ऐसे था ये। तो ये एंगल जब 53 होगा, ये एंगल हमारा 90 होगा, और ये एंगल 37 होगा, तो ये फिर बचा कितना, 37 आ गया। मतलब आगे से हमें ये ध्यान रखना होगा, जितना ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होगा उतना ही इस वेट कंपोनेंट के साथ ये वेरिएशन होगा 37। अब जब ये 37 तुम निकाल लिए, तो मैंने क्या बोला था, जो लाइन एंगल बनाएगी वो कंपोनेंट हमेशा कॉस होगा। तो यानी वेट का ये वाला कंपोनेंट होगा W cos 37, W फॉर वेट, क्योंकि ये जो 37 बना वो यहाँ से बना। और इसी एंगल से 90 पर हम दूसरा कंपोनेंट बनाते हैं जिसको लिखेंगे W sin 37। रूल वही है, एक कंपोनेंट जब हमारा निकल आए तो दूसरा उससे ठीक 90 पर होता है। अब सोचो, जो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल कंपोनेंट आया वेट का, वो कितना आया। पैरेलल में आ रहा है ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो W sin 30 है, W का वैल्यू 900 है यानी वेट, और sin 37 का वैल्यू हमने पढ़ाया हुआ है 3/5। तो अब इसको 3/5 से जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 540 न्यूटन, क्योंकि यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसी टाइप से जब परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालोगे तो
वो है W cos 37। इस W का वैल्यू था 900, cos 37 होता है 4/5। और जब इसको 4/5 से करेंगे तो ये आएगा 720 न्यूटन। यानी इसको कराने का पर्पज ये था कि लॉज ऑफ मोशन में जाओगे तो ऐसे बहुत से डायग्राम तुम्हें मिलेंगे और इसको जल्दी से सॉल्व तो हो ही गया। क्विकली देख लो, अगर मैं आगे कभी भी ऐसे कंपोनेंट बनाऊं और यहाँ पर कोई एंगल लिख दूं 60 और यहाँ पर एक ऐसा वेट रख दूं कि ये मान लो तुम्हारा 10 kg का है, ठीक। अब सबसे पहले क्या करोगे, इसका वेट नीचे की तरफ आएगा। वेट का मतलब होता है मास इनटू जी, यानी 10 g। तो एक कंपोनेंट यहाँ बना दोगे और एक कंपोनेंट यहाँ पे बना दोगे। ये जो वाला जो कंपोनेंट होगा वो प्लेन के पैरेलल होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। पीछे की डिस्कशन ये बता रही है कि जितना एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन यहाँ से जाएगा वो एंगल यहाँ पे निकलेगा। अब ये वाली लाइन एंगल बनाती है, तो ये जो कंपोनेंट होगा वो होगा वेट यानी 10 g और साथ में इसके आएगा कॉस का 60। और जो यहाँ पे कंपोनेंट आएगा वो होगा 10 साइन 60। सॉल्व करने का पर्पज नहीं है, इसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग देखोगे तो ऐसा दिखेगा। अब इस 10 g cos 60 को सॉल्व कर सकते हो, 10 c 60 को भी कर सकते हो। तो 10 g cos 60 इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा और 10 sin 60 वाला कंपोनेंट पैरेलल कंपोनेंट होगा। ये लॉज ऑफ मोशन में बहुत ज्यादा यूज में आएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड इफ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 40 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द अदर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड इट्स एंगल विद द गिवन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। मतलब ये कह रहा है कि एक जो तुम्हारा पार्टिकल है वो 50 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। मैंने ऐसे बना दिया। फिर इसमें कहा गया कि अब जैसे इसके अगर मैं कंपोनेंट बनाऊंगा तो मेरे पास दो कंपोनेंट बनेंगे ऐसे। एक कंपोनेंट x के अलोंग होगा और दूसरा y के अलोंग होगा। अब ये क्वेश्चन ये कहता है कि वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 40 मीटर पर सेकेंड। इसका कोई एक कंपोनेंट 40 मीटर पर सेकेंड है। लेट्स से कि मैं इसको मान लेता हूं कि ये 40 मीटर पर सेकेंड है, तो लिख दिया। फाइंड द अदर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड इट्स एंगल विद द गिवन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। जो कंपोनेंट तुम्हें दिया गया है उससे एंगल बताइए। तो ये 40 दिया है तो मैंने यहाँ से ये एंगल थीटा लिख दिया। जैसे ही मैं थीटा लिखूंगा मुझे तुरंत याद आ जाएगा कि अगर मैं Vx का वैल्यू लिखूं तो वो कितनी आएगी, 50 और cos थीटा, क्योंकि थीटा का वैल्यू मुझे पता नहीं है। लेकिन ये Vx का वैल्यू इस क्वेश्चन में दे दिया 40, तो यहाँ लिख दो 40, ये डिवाइड बाई 50 और यहाँ पे बचा cos। 0 से 0 कैंसिल हो गए। cos थीटा में 4/5 वैल्यू किसकी होती है, तो आंसर आ गया 37 की होती है। तो तुरंत ये आगे आने वाली फिजिक्स में ये तुरंत एंगल निकालोगे। पता चल गया ना कि जो वेलोसिटी तुम्हें दी गई थी, जो कंपोनेंट दिया था उससे एंगल कितना बना रहा है, 37। यहाँ एक चीज और क्लियर हो रही है, गिवन कंपोनेंट से एंगल बना रहा है। मतलब लाइन कौन सी हुई जो एंगल बना रही थी, वो ये Vx वाली लाइन हुई। तो अपनी वो भी बात जस्टिफाई हो गई, जो लाइन एंगल बनाएगी वो कंपोनेंट कॉस होगा और उससे ठीक 90 पर दूसरा होगा। अब मान लो मुझे Vy निकालना है, तो ये वैल्यू तो पता है 50 और एंगल की जरूरत थी जो मैंने निकाल दिया 37। तो यहाँ पर आया 50 और साइन 37 का वैल्यू होता है 3/5। तो ये 10, ये वाली वैल्यू आ गई 30 मीटर। तो दोनों आंसर आ गए। दूसरा कंपोनेंट कितना होगा, 30 होगा। जो कंपोनेंट दिया है उससे एंगल कितना होगा, 37 होगा। तो ये था एग्जांपल नंबर 2। अब इसी तरह धीमे धीमे चेंजेस करते हैं वैरायटी को। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब मान लो थोड़ा सा चेंज किया उसी कंपोनेंट में। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एक वेक्टर ए दिया है 3i + 4j और वेक्टर बी दिया है 7i 24j। क्वेश्चन ये है कि ए वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए। एक ऐसा वेक्टर बना के दिखाइए जिसका मैग्नीट्यूड तो वेक्टर बी के इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन ए के इक्वल हो। अब मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए, अब तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि यार ये कह क्या रहा है। वेक्टर लिखने का तरीका होता है कि जब भी कोई वेक्टर लिखो पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखो और फिर उसकी डायरेक्शन लिख दो। डायरेक्शन लिखने का काम यूनिट वेक्टर का है, यूनिट वेक्टर तुम लोग पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि एक नया वेक्टर बनाइए।
मान लो मैं नया वेक्टर सी बना रहा हूँ, देखना, जिसमें ये कहा गया कि जो नया वेक्टर आप बनाओगे उसका मैग्नीट्यूड एज वी होना चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड वी होना चाहिए, लो लिख दिया। फिर उसने कहा कि पैरेलल टू ए होना चाहिए, यानी डायरेक्शन ए के अलोंग हो, तो यहाँ डायरेक्शन किसकी हो गई, ए की हो गई। अब ये सॉल्व कैसे होगा, पहली जरूरत है मुझे जो वेक्टर बी दिया गया उसके मैग्नीट्यूड की। तो वेक्टर बी तुम्हारा ये दिया है, तो यहाँ 7 का स्क्वायर करोगे 49 आएगा। फिर यहाँ पे 24 का स्क्वायर करोगे, ये वाला, इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 25। रूट लेना तो आता ही है, 24 इंटू 24 और 7 का 49, ये तो मैग्नीट्यूड किसका निकाल दिया हमने, मैग्नीट्यूड बी का, हमारा काम खत्म। दूसरी जरूरत हमारे पास क्या है, अब मुझे ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले गिवन वेक्टर लिखते थे, गिवन वेक्टर है 3i प्लस 4j, और उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, 3 का 9 और ये 16, यानी 5 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 3/5 i कैप एंड 4/5 j कैप। लो, वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। हमारा जो क्वेश्चन की डिमांड है वो कह रही है कि ऐसा वेक्टर बनाओ जिसमें मैग्नीट्यूड b का लो और पैरेलल a का लो। अब इस फॉर्मूले में ये वैल्यू डाल दो, तो मैग बी का मैग्नीट्यूड कितना है 25। दूसरी चीज मुझे डायरेक्शन किसकी लेनी है, ए की डायरेक्शन में देखो 5 को मैं कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि 3/5, तो अंदर बचेगा 3i प्लस का 4j। यहाँ से ये कैंसिल हो गए, 5 आएगा, 5 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 15i कैप प्लस 20j कैप। तो ये जो नया वेक्टर बन के आया वो ये आ गया 15i कैप प्लस 20j कैप। इसके आगे की कहानी तुम्हें पता है कि अगर इस वेक्टर को बनाओगे तो यहाँ पर आएगा 15i कैप और यहाँ पर आएगा 20j कैप। इसका रिजल्टेंट जो सी वेक्टर है वो यहाँ होगा और इस सी वेक्टर का एंगल यहाँ से आएगा, जो मैंने पिछले वाले लेक्चर में तुम्हें बताया था। ये बताने का पर्पस क्या है, आगे जब तुम फिजिक्स आगे बढ़ेगी तो वहां पर क्या होगा कि एक्सेलरेशन ही वेलोसिटी स्पीड को डिसाइड करता है। तो जब एक्सीलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल हो जाता है तो वो स्पीड को बढ़ा देता है। तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि एक्सीलरेशन का वेक्टर कोई एक दिया होगा, जैसे मान लो ये है, यहाँ पर एक्सीलरेशन कर दो और यहाँ पर वेलोसिटी कर दो और स्पीड पूछ लो, तो तुम्हें यही काम करना होगा कि बी इसके पैरेलल है। तो बताइए कि नया वेक्टर क्या होगा, तो उस वेलोसिटी जो स्पीड का वेलोसिटी वेक्टर बनेगा उसको निकाल लेंगे। अभी तुम ये समझ लो कि दो वेक्टर दिए हो और तीसरा वेक्टर बनाना हो, कंडीशन है कि एक का मैग्नीट्यूड और दूसरे की डायरेक्शन। तो पहले का मैग्नीट्यूड और दूसरे की डायरेक्शन मतलब दूसरे का यूनिट वेक्टर, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो और इस टाइप का प्रॉब्लम बन जाएगा। इसी टाइप देखो क्वेश्चन नंबर 4। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि वेक्टर को इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि फिजिक्स में बिना वेक्टर के कुछ नहीं होता। अगर ये चीजें क्लियर है तो आगे बहुत हेल्प होगी। जैसे इसमें पूछा है कि एक बोट है मूविंग इन ए डायरेक्शन ऑफ -4i कैप प्लस 3j कैप with a speed of 10 meter per second. Write velocity vector of boat in unit vector notations. कहने का मतलब है कि जो पार्टिकल तुम्हें चल रहा है उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड और उसकी डायरेक्शन दे दी वेक्टर p से। फिर पूछा कि बताइए वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा। तो सोचने का तरीका क्या है कि अगर मैं वेलोसिटी का वेक्टर लिखना चाहता हूँ, सेम प्रोसेस, तो मुझे पहले इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा और फिर इसकी डायरेक्शन चाहिए होगी, तो ये पूरा वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगा। क्योंकि वेलोसिटी के पास दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो अपने प्रॉब्लम में मैग्नीट्यूड तुम्हें दे दिया 10 और डायरेक्शन दे दी ये, पूछा वेलोसिटी वेक्टर बताओ, तो सिंपल हुआ कि नहीं। अब इसका v का वैल्यू कितना है अपने प्रॉब्लम में, मैग्नीट्यूड चाहिए 10 दिया हुआ है। अब मुझे डायरेक्शन चाहिए, उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, अगर डायरेक्शन निकालना है तो यूनिट वेक्टर निकालना होगा। तो डायरेक्शन किससे दी जाएगी, इस वेक्टर p से। इस वेक्टर p का यूनिट वेक्टर हमें निकालना होगा, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो वेक्टर p से डिनोट की गई। किसी भी दिए गए वेक्टर का अगर मुझे डायरेक्शन निकालना है या ये कहो कि यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या करते हैं, पहले जो वेक्टर दिया जाए उसको लिखते हैं, फिर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं 16 और 9, यहाँ से वैल्यू आएगी 5 और ये 10 को कट कर देगी तो रह जाएगा 2, माइनस का 4i और
प्लस का 3j, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 8i और प्लस का 6j। ये वेलोसिटी वेक्टर बना। इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे, -8i यहाँ पर होगा और प्लस का 6j यहाँ पर होगा। रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर जाएगी। तो अगर पूरी बात करनी हो तो यहाँ से एंगल निकालना हो थीटा, और ये बात पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताई। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे करोगे। अब इसी में देखो एग्जांपल नंबर 5। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 5। A car is moving 10 root 2 meter per second. If the east direction taken as x-axis, ये तुम्हें दिया है, नॉर्थ डायरेक्शन को ले सकते हो y एक्सिस की तरह। राइट वेलोसिटी वेक्टर ऑफ कार इन यूनिट वेक्टर नोटेशन if it is moving in the direction of नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। मतलब ये कहा गया है कि एक कार है जिसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड है। ईस्ट को x मानो और नॉर्थ को y मानो, तो उसके वेलोसिटी वेक्टर को लिख के बताइए वेक्टर नोटेशन में। अगर जब कार मूव कर रही हो, उसकी कुछ कंडीशन है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। ये तुम्हारी जो थोड़ी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है वो उसको पूरा करेगा। मेरे पास एक फंडा है कि इस पूरे प्रॉब्लम का सॉल्व करने का की पॉइंट क्या है। की पॉइंट ये है कि जब वेलोसिटी वेक्टर लिखते हैं तो मुझे मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है और साथ में उसके डायरेक्शन की जो क्वेश्चन में दी जाए। यहाँ पर मैग्नीट्यूड में कोई लफड़ा नहीं है, 10 रूट 2 हमें दिया हुआ है, मैंने लिख के रख दिया। अब जरूरत किस बात की है, सिर्फ डायरेक्शन की। तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसा वैसा करते जाओ। सोचो, नॉर्थ ईस्ट का मतलब नॉर्थ ये है, ईस्ट ये है। अगर नॉर्थ ईस्ट अकेला बोला गया है मतलब नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीच से ये जाएगा, यानी ये इसकी डायरेक्शन दी गई, इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। तो अगर से बीच से निकला है तो फिर ये एंगल 45 रहा होगा यहाँ पर। अब इसको कोई भी एक यूनिट वेक्टर मान लो कि ये ए है, मैंने ऐसा मान लिया। तो अगर मैं पहले वाले केस का, यानी जो मुझे ए पार्ट दिया है, उसमें मैं यूनिट वेक्टर का अगर यहाँ पे वेक्टर बनाना चाह रहा हूँ तो ये कैसे बनेगा। तो पहले तो मुझे इसका वेक्टर लिखना पड़ेगा। वेक्टर क्या बनेगा इसका जो बन के सामने आएगा। देखिए नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके दो कंपोनेंट बनाओ। एक कंपोनेंट बनेगा cos 45 ऐसे, और ये किसके साथ में होगा, आई कैप। अच्छा, ये यूनिट वेक्टर माना हुआ है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैंने इसके पीछे कुछ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो यार 1 होता है। इसी टाइप से y का लिखोगे तो यहाँ 1 इंटू साइन 45 जे कैप बना। ये तो बन गया वेक्टर। अगर इसी का यूनिट वेक्टर निकालूं तो कितना होगा, गिवन वेक्टर तुम्हारा जो सामने, सॉरी यहाँ पे जो लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने इसको यूनिट वेक्टर ही माना हुआ है तो फिर निकालूंगा क्यों। ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या आएगा 1, यहाँ पर क्या आएगा 1, क्योंकि ये मेरा यूनिट वेक्टर है। तो इस यूनिट वेक्टर को अगर पूरी तरह डिफाइन करो तो ये क्या आ रहा है, cos 145 का वैल्यू कितना 1/√2, कॉमन ले लो आई कैप। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 कॉमन ले लो जे कैप। ये आ गई यूनिट वेक्टर, निकल आया। जब कार नॉर्थ ईस्ट में चलेगी तो उसकी डायरेक्शन बताने के लिए ये वेक्टर आ गया। यूनिट वेक्टर का काम क्या है, सिर्फ डायरेक्शन बताना। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन ये था कि जब ये नॉर्थ ईस्ट में चलेगी तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा। तो ये देखो, वेलोसिटी लिखने का तरीका क्या है, पहले मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दे रखा है कि 10√2 होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई किससे करोगे, उसकी डायरेक्शन से, यानी वी कैप। यहाँ पे डायरेक्शन मैंने ए कैप से लिखी है, तो 1/√2 आई कैप और जे कैप। √2 कैंसिल हो गए, तो ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया 10 आई कैप और 10 जे कैप। ये वेलोसिटी वेक्टर का नोटेशन है जैसा क्वेश्चन ने पूछा था, जब ये नॉर्थ ईस्ट में चलेगा। तो यहाँ तक इसको नोट कर लो, और उसके बाद फिर आगे दूसरा वाला पार्ट देखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस तो करानी है। मान लो तुमने ये नोट कर लिया, ठीक। अब इसी टाइप से इसी की पॉइंट के आगे चलेंगे। ऊपर वाली चीजें मैं हटा रहा हूँ, ये लो, इसको भी हटा लो और इसको भी हटा लो। साथ में
अब ये मैं फिर से पूरी चीज एक बार समझा देता हूँ। इसको फिर हटा दो, इसको हटा दिया, ये पूरा गायब हो गया। अब सुनो, दूसरा पार्ट था इसका, नॉर्थ वेस्ट में चले तब क्या होगा। अब देखिए, नॉर्थ ये है और वेस्ट ये है, तो इसका यूनिट वेक्टर यहाँ पे कैसे बना दो, और मान लो मैंने लिख दिया यूनिट वेक्टर बी से। अगर ये नॉर्थ वेस्ट अकेला लिखा है तो कोई हेजिटेशन नहीं कि सेंटर से जाएगा, यानी ये एंगल होगा 45। तो इसका यूनिट वेक्टर कितना, मैग्नीट्यूड होता है 1, इसका मैग्नीट्यूड होगा 1। इसके दो कंपोनेंट बना दो, एक एक्स के अलोंग, एक वाई के अलोंग। तो एक्स के अलोंग आएगा माइनस का कॉस 45 आई कैप, वाई के अलोंग आएगा साइन 45 जे कैप। तो इसमें देखिए 1/√2 कॉमन लिया, माइनस का आई अंदर और प्लस का जे बाहर, ये आ गया यूनिट वेक्टर। यानी जब तुम्हारी कार नॉर्थ वेस्ट में चलेगी तो उसकी डायरेक्शन इससे आएगी। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा जब ये नॉर्थ वेस्ट में चलेगी, मैग्नीट्यूड कितना था 10√2, डायरेक्शन क्या आई 1/√2, माइनस का आई कैप और जे कैप, √2 कैंसिल। अब आ गया माइनस का 10 आई और प्लस का 10 जे मीटर पर सेकेंड। लो, ये नॉर्थ वेस्ट का भी निकल आया। मान लो इसी तरह से मैं जल्दी से बताऊं कि अगला पूछा गया साउथ वेस्ट का बताइए। तो वेस्ट ये है, साउथ ये है, तो अब तुम्हें यहाँ पे यूनिट वेक्टर मानना होगा, मान लो ये सी। तो तुम समझ गए होगे कि जो सी का यूनिट वेक्टर आएगा, अब दोनों में ये एंगल होगा 45, ये एंगल भी होगा 45। तो एक कंपोनेंट एक्स में चाहिए, यानी नेगेटिव एक्स में और नेगेटिव वाई में। तो पहला कंपोनेंट होगा माइनस का कॉस 45 आई कैप और दूसरा होगा माइनस का साइन 45 जे कैप। फिर से 1/√2 कॉमन माइनस के साथ, अंदर बचेगा आई कैप और जे कैप। फिर चाहिए मुझे वेलोसिटी वेक्टर, तो रट गया होगा, मैग्नीट्यूड दिया था 10√2 और इसकी डायरेक्शन है माइनस का 1/√2 आई कैप और जे कैप, √2 कैंसिल। तो इसका वेलोसिटी आ गया माइनस का 10 आई और माइनस का 10 जे, और ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है। तो इस तरह से जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर होते हैं, उन वेक्टर को हमें पूरी थ्योरी और पूरे क्वेश्चन के साथ आना चाहिए। अब इसके बाद जो आगे चलेंगे, अब जो अगला वाला अपलोड मैं करूंगा उसमें क्या बताऊंगा कि एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लगे हों, तो यूनिट वेक्टर और कंपोनेंट को मिला के, और जो पीछे पड़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट, यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट, तीनों मिला के किस टाइप की प्रॉब्लम्स बनती हैं और कैसे सॉल्व की जाती है, वो अगली बार अपलोड करूंगा। ओके, थैंक यू।